हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग डूमैटो सर्विस के एपिसोड 7 के बारे में बात करेंगे। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आगे तक देखते रहें। तो एपिसोड 6 के लास्ट में हम लोगों ने देखा था तकद्योंग और म्योलमंग के किस के बाद म्योलमंग अचानक से गायब हो जाता है। तकद्योंग उसे ढूंढने के लिए अपने घर जाती है, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं होता और वो बहुत ही उदास हो जाती है। अगले दिन हम देखते हैं तकद्योंग की कलीग उसे कहती है कि हमारे सीईओ उसे बुला रहे हैं। उसे लगता है शायद म्योलमंग वापस आ गया है। वो दौड़ी दौड़ी जाती है, लेकिन उसे पता चलता है म्योलमंग वहाँ नहीं है और उसके पुराने सीईओ ही हैं। सीईओ उनसे कहते हैं क्योंकि वो वापस आ गया इसीलिए अब वो एक वेलकम पार्टी करेगा और एक होटल को बुक करे। तकद्योंग ऑफिस से बाहर निकलती है और उसे यंग राइटर मिलता है। यंग राइटर उसे कहता है कि उसके पास बहुत कम समय है और वो उसे मिलने आया है। वो उसे कहता है कि वो लिखना कंटिन्यू करेगा। तकद्योंग उसे पूछती है कि उसने अपना मन क्यों बदल दिया। वो कहता है उसे अजीब अजीब सपने आते हैं। सपने में एक आदमी रहता है जो उसे पहाड़ से नीचे धकेल देता है। उसे कहता है कि तुम अपना डेब्यू नहीं कर पाओगे और उसे एलिवेटर में डाल के बंद करके एलिवेटर नीचे गिरा देता है। और इन सपनों के कारण वो सोने से डरता है। उसकी माँ कहती है कि ये सपनों से कुछ नहीं होता, लेकिन वो अपने लाइंस भी याद नहीं रख पाता और उसे डर है कि ये अपना चांस खो ना दे, इसलिए वो लिखेगा ताकि वो आराम से सपने को भूल पाए। तकद्योंग उससे पूछती है क्या वो जानती है वो आदमी कौन है जो उसके सपने में आता है। यंग राइटर कहता है नहीं, उसे नहीं पता, बस इतना पता है कि वो एक बेकार आदमी है। तकद्योंग भी कहती है हाँ, वो इंसान अच्छा नहीं है और अचानक से गायब हो जाता है और वो सोचती है कि म्योलमंग कहाँ है। आगे हम म्योलमंग को एक बिल्डिंग की छत पर देखते हैं। म्योलमंग सोच रहा होता है कि वो कहाँ है। वो रोड पर जाता है और उसे दिखता है कि ये 2014 का समय है, यानी वो टाइम में पीछे आ गया है। डेटी उस वक्त आती है और उसे कहती है ये सब सच नहीं है, ये सब मेरा एक मैजिक है। म्योलमंग उस वक्त तकद्योंग को देखता है, लेकिन तकद्योंग उसे जानती नहीं है और वो उसे देख भी नहीं सकती क्योंकि ये सब सच्चाई नहीं थी, केवल डेटी के कारण ये सब हुआ था। तकद्योंग बस पे होती है और अचानक से बस का टायर पंक्चर हो जाता है। बस का टायर पंक्चर होने के कारण तकद्योंग अपने इंटरव्यू के लिए लेट हो जाती है। आगे हम देखते हैं तकद्योंग अपने इंटरव्यू के लिए लेट हो गई है। वो बोलती है कि मुझे प्लीज़ एक चांस दे दो, लेकिन उसकी बात नहीं सुनता कोई। उस वक्त डेटी म्योलमंग को समझाती है कि ये सब तुम्हारे कारण ही हुआ है, क्योंकि तुम बर्बादी हो, तुम जहाँ भी जाओगे बर्बादी होगी ही। टायर को पंक्चर होना ही था, चाहे वो इस कारण होता या किसी और के कारण, लेकिन तकद्योंग के टाइम पर ही वो हुआ। ये तुम्हारे कारण है और तुम्हारे कारण ही तकद्योंग अपने इंटरव्यू के लिए लेट हो गई और जॉब के लिए सिलेक्ट नहीं हो पाई। आगे के एपिसोड में हम देखते हैं तकद्योंग अपने सीसेट एग्ज़ाम के लिए बैठी हुई होती है। वो जब अपना लंच बॉक्स निकालती है तो उसका लंच बॉक्स नीचे पूरा गिरा हुआ होता है। डेटी फिर से बोलती है कि ये लंच बॉक्स हो या कोई और भी चीज़ हो, ये सब तुम्हारे कारण ही हुआ है, क्योंकि सारी चीज़ें कुछ भी हो ये तुम्हारे कारण ही होता है, क्योंकि तुम बर्बादी हो और तुम जहाँ भी जाओगे वो कुछ ना कुछ करोगे ही। तकद्योंग बीच पे बैठी हुई होती है और म्योलमंग उसके पास जाने वाला होता ही है कि फिर उसे फ्लैशबैक से तकद्योंग के पापा मम्मी के डेथ वाले दिन ले आया जाता है। तकद्योंग के घर पे कॉल आता है और वो पूछते हैं कि अगर घर पे कोई बड़ा है। डेटी फिर से उसे बताती है कि तुम्हें क्या लगता है ये डेथ किसके कारण हुआ? तुम्हारे कारण, क्योंकि तुम ही इन सब चीज़ों के पीछे हो। म्योलमंग इन सब चीज़ को बंद करने के लिए बोलता है और वापस से वो लोग प्रेजेंट में आ जाते हैं और हॉस्पिटल में होते हैं। डेटी उसे कहती है ये सब मैंने तुम्हें समझाने के लिए बताया था। और म्योलमंग को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में सामान तोड़ देता है। डेटी वापस से उसे सही कर देती है और बोलती है कि अगर तुम्हें सब समझ आ गया तो तुम जा सकते हो, मुझे आराम करना है। आगे हम देखते हैं तकद्योंग सबवे पे रहती है और वो सोचती है उसके साथ जब भी कोई अच्छा होता है, जब भी कुछ अच्छा होता है, उसे मालूम होता है वो चीज़ उसके ज़िंदगी से तुरंत चली जाएंगी, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाती है और वो बहुत हेल्पलेस फील करती है उस वक्त। इसलिए उसे समझ में आ रहा है कि म्योलमंग कैसा फ़ील करता होगा जब उसके सामने से चीज़ें गायब होती है। और उसी वक्त वो अपने सामने म्योलमंग को देखती है। वो पागल की तरह म्योलमंग की तरफ भागने लगती है। गिरती पड़ती वो जाती है। वो गिरने वाली ही होती है कि म्योलमंग उसका हाथ पकड़ लेता है और वो दोनों फिर कार में आ जाते हैं।
तकदंग उसे पूछती है कि तुम कहाँ थे, क्या तुम भाग गए थे? म्योलमंग उसे कहता है, मैं भागा नहीं था, मुझे तुम्हारी ज़िंदगी से निकाल कर तुम्हारी ही ज़िंदगी में डाल दिया गया था। तकदंग बोलती है, तुम कहना क्या चाहते हो, मुझे समझ नहीं आ रहा। म्योलमंग कहता है, कोई मतलब नहीं है तुम्हें समझाने का, तुम्हें समझ नहीं आएगा। वो उसे कहती है, मुझे अपने घर ले चलो। वो बोलता है कि हाँ, हम घर ही जा रहे हैं, लेकिन वो बोलती है कि मुझे अपने घर के फ्रंट डोर से ले जाओ, क्योंकि जब तुम गायब हो गए थे तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ ढूंढूं। इसीलिए मुझे अपने घर ले जाओ, ताकि जब तुम अगली बार गायब हो तो मेरे पास कहीं जाने को घर रहे, कहीं तुम्हें ढूंढने को एक जगह रहे। आगे हम म्योलमंग के घर के पास रहते हैं। वो लोग छत पे बात कर रहे होते हैं जब म्योलमंग उसे कहता है, तुम सही थी, तुम मुझसे प्यार नहीं कर सकती, ना तुम्हें मुझसे प्यार करना चाहिए, और मैं तुम्हारी विश पूरी नहीं कर सकता, मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकता क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। म्योलमंग उसे कहना चाहता है कि उसने गलत समझा था, उसके लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही है म्योलमंग के कारण ही आ रही है, इसलिए उसके साथ रहना कोई सल्यूशन नहीं है। वो उसे कहता है कि हमें अब साथ नहीं रहना चाहिए। तकदंग वापस से कुछ बोलने ही वाली होती है कि वापस वो अपने घर आ जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं लीयून जीना की फ़ोटो देख रहा होता है और तकदंग का भाई उसे पूछता है कि आप क्या कर रहे हो, क्या ये आपकी क्रश है? वो बताता है कि ये मेरी क्रश नहीं, मेरा पहला प्यार है। तकदंग का भाई बोलता है कि आप इतने बड़े हो गए हो फिर भी पहले प्यार पे अटके हुए हो। वो उसे बताता है कि मैं कुछ समय पहले ही अपने पहले प्यार से मिला, लेकिन उसका भाई बोलता है कि वो प्रॉब्लम नहीं है कि आप पहले प्यार से मिले या नहीं मिले, प्रॉब्लम ये है कि आपने ब्रेकअप क्यों किया था। और फिर वो उससे अपनी बैकग्राउंड स्टोरी बताने लगता है। इस बार हमें फ्लैशबैक में पहली बार लियोन की स्टोरी पता चलती है कि उसने जीना से ब्रेकअप क्यों किया था। हमें मालूम चलता है कि वो बाहर पढ़ने के लिए नहीं गया था, लेकिन उसे इतनी शर्म आ रही थी कि वो जीना को सच नहीं बता पा रहा था। एक्चुअल में हुआ ये था कि उसने अपने सीसेट के एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म नहीं किया था, जिसके कारण वो बाहर जापान नहीं जा पाया था। लेकिन उसने जीना को झूठ कहकर बोला कि मैं बाहर चला गया हूँ, इसलिए अब हमें ब्रेकअप करना चाहिए। जीना उसे मैसेज करती है और मिलने के लिए कहती है, लेकिन वो रिप्लाई नहीं करता और मिस्टर चाक को आंसर करने के लिए बोल देता है। जीना उसे कहती है कि अगर तुम रिप्लाई नहीं करोगे तो मैं समझूंगी कि तुमने ब्रेकअप कर लिया है, और क्योंकि वो रिप्लाई नहीं करता तो उन दोनों का आखिर में ब्रेकअप हो जाता है। मिस्टर चाह आते हैं और वो तकद्युंग के भाई को अपने घर पर देखते हैं। उन्हें मालूम चलता है कि वो तकद्युंग का भाई है और वो लोग सब सरप्राइज़ हो जाते हैं इस बात को लेकर। तीनों आपस में बैठकर ड्रिंक करते हैं और कुछ बातें करते हैं। तकद्युंग का भाई उसे कहता है कि सबके लाइफ में अपनी अपनी प्रॉब्लम है। सब उसे पूछते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, लेकिन वो नहीं बताता। वो बोलता है मुझे लियोन यंग पे बहुत दया आती है क्योंकि वो बहुत मासूम है। हम दोनों एक दूसरे को ज़्यादा जानते भी नहीं और उन्होंने मुझे अपने क्रश और फर्स्ट लव के बारे में सब कुछ बता दिया। इस बात पे मिस्टर चा भी अग्री करते हैं। आगे मिस्टर चा और लियोन बर्तन धोते वक्त बात करते हैं और बोलते हैं तकद्युंग का भाई अच्छा है, वो उसे मैं जितना जानने लगता हूँ वो उतना मुझे अच्छा लगता है और वो बहुत मेहनती भी है। मिस्टर चा कहते हैं तुम भी उसी की तरह हो। हम लोग लियोन और मिस्टर चा के बीच का कन्वर्सेशन देखते हैं। लियोन मिस्टर चा को कहता है कि अगर किसी चीज़ के कारण आपकी तबीयत ख़राब हो तो वो चीज़ आपको पसंद नहीं, लेकिन मुझे अभी तक राइस केक पसंद है और जीना को वो बिल्कुल पसंद नहीं क्योंकि उसके कारण मैं जापान जाने वाला था। मिस्टर चा को उस वक्त जीना का टेक्स्ट आता है और वो उससे पूछती है कि अगर आप मेरी हेल्प कर सको, लेकिन मिस्टर चा बोलते हैं, रिप्लाई करते हैं कि नहीं, मैं तुम्हारी हेल्प अभी नहीं कर पाऊँगा। हम लोग जीना की तरफ फिर जाते हैं। जीना उस दिन को याद करती है जब वो लियोन के लिए बाहर बारिश में बैठकर वेट कर रही होती है। उस वक्त मिस्टर चा आते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या तुम उसे इतना पसंद करती हो, पूरे बिल्डिंग को पता है कि तुम लियोन का वेट कर रही हो, लेकिन वो जापान में है तो वो तुमसे मिल ही नहीं सकता। जीना उसे कहती है कि मुझे बस बुरा लग रहा है क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ों को रिग्रेट कर रही हूँ। मिस्टर चा उससे पूछता है कि तुम किन चीज़ों को रिग्रेट कर रही हो। जीना उसे कहती है हम लोगों ने अब तक साथ में बियर नहीं पी, हम लोगों ने अब तक साथ में हैलोवीन पार्टी को नहीं देखा और मैंने उसे अभी तक किस भी नहीं किया। और उस वक्त मिस्टर चा उसे किस करते हैं। दूसरे दिन हम तकद्युंग को अपने ऑफिस में देखते हैं। एक राइटर उससे मिलने आती है और वो कहती है कि वो आगे लिख नहीं सकती क्योंकि उसे ओवेरियन कैंसर है और इसलिए वो अब कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करना चाहती है।
तकदंग बहुत बुरा फील करती है, लेकिन राइटर उसे बताती है कि क्योंकि अब मैं जाने वाली हूँ तो मुझे बहुत सारी चीज़ों को रिग्रेट होती है कि मैंने बहुत समय अपने बारे में न सोचकर दूसरों के बारे में सोचा। मेरा बिहेवियर बहुत अजीब सा था, इसलिए मेरे आसपास के लोग मुझे पसंद नहीं करते थे, और जब मेरे पास कम दिन है तो मुझे लगता है कि ये सारे दिन मुझे अपने ऊपर खर्च करने चाहिए, ये नहीं कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तकदंग को भी कुछ रियलाइज़ होता है और राइटर उससे कहती है क्योंकि आज तुम ऑफिस पार्टी में जाओगी तो तुम्हें शायद ये मेरे एक्स हस्बैंड के दोस्त से पता चल जाएगा, लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम्हें उनके थ्रू ये बात पता चले, इसलिए मैं तुम्हें खुद बताना चाहती हूँ। और तुम आज बहुत सुंदर लग रही हो, तुम हमेशा से ही सुंदर लगती हो, लेकिन मुझे लगा कि अगर मैं तुम्हें ये बात नहीं बोलूँगी तो बाद में मैं शायद इस चीज़ के लिए रिग्रेट करूँगी। आगे हम पार्टी में उस राइटर से मिलते हैं जिसके बारे में फ़ीमेल राइटर तकदंग को सुबह बता रही थी। वो सबको बताता है कि डलगोना, जो कि वो फीमेल राइटर है, उसे ओवेरियन कैंसर है और उसका हस्बैंड भी भाग गया था क्योंकि उसका बिहेवियर बहुत ही बेकार था, और ऐसा बिहेवियर अगर रहता तो मैं भी भाग जाता। तकदंग को ये सब सुनकर बहुत गुस्सा आता है। तकदंग को भी वो कहता है कि तुम्हें भी अपना बिहेवियर अच्छा करना चाहिए, वरना तुम्हारी भी शादी नहीं हो पाएगी। तकदंग जब बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाती है तो वो राइटर पे चिल्लाती है और कहती है मैं शादी करूँ या ना करूँ ये तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उससे पहले मैं कहीं और चली जाऊँगी। उस वक्त वो सबको बताती है कि मुझे कैंसर है और 100 दिन के बाद मेरी डेथ हो जाएगी, इसलिए तुम लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और वो पार्टी से चली जाती है और सभी लोग ये बात सुनकर शॉक हो जाते हैं। पार्टी से निकलने के बाद तकदंग तेज़ चलने लगती है और अचानक से फिर रुक जाती है। वो लाल धागा देखती है और उसे म्योलमंग की याद आती है। उसे याद आता है कि कैसे पहली बार जब उसे रोड क्रॉस करने में प्रॉब्लम हो रही थी तो म्योलमंग उसके पास आता है और बोलता है कि तुम मुझे बुला लिया करो जब भी तुम्हें डर लगे। वो वेट करती है लेकिन म्योलमंग नहीं आता है। आगे फिर हम देखते हैं तकदंग अपने घर के रूफ पे खड़ी हो जाती है और फिर से म्योलमंग को बुलाती है। वो कहती है मैं सच में कूद जाऊंगी, मैं मजाक नहीं कर रही, तुमने देखा था मैं पहली बार भी कूद गई थी, मैं इस बार भी कूद जाऊंगी, इसलिए जल्दी आ जाओ। तो ये सारी चीज़ें तकदंग सिर्फ म्योलमंग को बुलाने के लिए करती है, लेकिन म्योलमंग नहीं आता और तकदंग फिर परेशान होकर सैड होकर ज़मीन पर सो जाती है। 12 बजने वाले ही होता है, लेकिन उस वक्त म्योलमंग आ जाता है और उस धागे को रिचार्ज करने के लिए तकदंग का हाथ पकड़ लेता है और जाते वक्त उसके सिर के नीचे एक तकिया लगा देता है। आगे हम देखते हैं म्योलमंग नदी के पास रहता है और बोलता है कि मेरा फेंका हुआ पत्थर से मुझे ही चोट लग गया। सुबह उठते ही तकदंग को रियलाइज़ होता है कि म्योलमंग उसके घर आया था और वो गुस्से में फिर धागा को तोड़ देती है और वहीं पे फेंक देती है। आगे हम नाजिना को देखते हैं। नाजिना को मालूम चल जाता है कि तकदंग बहुत बीमार है और उसे कैंसर है और वो इसलिए उससे मिलने के लिए उसके ऑफिस जा रही होती है। वो तकदंग को कॉल करती है लेकिन उसका वो फ़ोन उठाती ही नहीं। नाजिना ऑफिस में आकर तकदंग को ढूंढती है, लेकिन मिस्टर चा उसे कहते हैं तकदंग आज काम पर नहीं आई है। नाजिना बहुत परेशान है, वो रोती है, वो कहती है कि बहुत ही बुरी फ्रेंड है। उससे तकदंग पूछती भी है कि अगर तुम्हारे पास 100 दिन हो तो तुम क्या करना चाहोगी, लेकिन फिर भी उसे रियलाइज़ नहीं होता कि वो कितनी बीमार है। मिस्टर चा उसे कंफर्ट करते हैं, वो उसे कहते हैं उस चीज़ के लिए परेशान मत हो जो तुम्हारे हाथ में नहीं है, और फिर वो उसे बोलते हैं कि क्योंकि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है मैं तुम्हें छोड़ दूँगा तुम्हारे घर वापस। ऑफिस से निकलने के बाद ली यून, जो कि कैफ़े का ओनर है, वो वहाँ रहता है और नाजिना उसे देखने वाली ही होती है कि मिस्टर चा उसे रोक लेते हैं। आगे हम देखते हैं तकदंग हॉस्पिटल में जा रही है, उसकी तबीयत बहुत ख़राब है, उसका भाई उसके साथ है और बहुत ज़्यादा रो रहा होता है। और इस वक्त तकदंग को म्योलमंग के साथ बिताए हुए सारी चीज़ें फ्लैशबैक होती हैं। तकदंग के भाई को डॉक्टर कहते हैं कि इनकी तबीयत बहुत ख़राब है और जैसे ही ये जगे मुझे जल्दी इन्फॉर्म करना। म्योलमंग अभी तक रिवर पे बैठा हुआ है और उस वक्त डेटी आती है
और वो कहती है तुमने सही डिसीजन लिया है, चाहे वो जिए चाहे मरे तुम उससे नहीं मिलोगे और तुम्हें यही करना ही चाहिए था, तुम्हारा ये खुद का डिसीजन है। म्योलमंग वहाँ से उठकर चला जाता है। डेटी उस वक्त खुद से बात करती है और कहती है कभी कभी बच्चों को अपने माँ बाप से लड़ना झगड़ना होता है ताकि वो बड़े हो सके, और प्यार में जितनी बाधाएं आएँ वो उतनी ही गहरी होती जाती है। और फिर वो अपने पॉट की तरफ देखती है। आगे हम हॉस्पिटल में देखते हैं तकद्योंग जग जाती है और अपने भाई को देखती है। 12 बजने में कुछ समय बचा हुआ होता है और तकद्योंग कॉरिडोर में निकल जाती है। उस वक्त वो म्योलमंग को अपने सामने देखती है और वो कहती है मुझे मालूम था तुम ज़रूर आओगे, और तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम गायब हो जाओगे तो मुझे नहीं पता कि तुम्हें कैसे बुलाना है। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मैं तुम्हें समझ चुकी हूँ, मैं जानती हूँ तुम कैसे हो और मैं तुम्हारे आस पार आराम से देख सकती हूँ। मुझे पता है कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो। म्योलमंग अपना सब कुछ रिस्क पर लगाकर तकद्योंग से मिलने आ जाता है। वो तकद्योंग को आवाज़ देकर उसे गले लगा लेता है। उस वक्त हमें फिर से फ्लैशबैक होते हैं। तकद्योंग उन दिनों को याद करती है जिस दिन उसके साथ बुरा हुआ था। हम देखते हैं जिस दिन तकद्योंग का इंटरव्यू प्लान कैंसिल हो जाता है, उस दिन उससे मिलने उसके फ्रेंड नाजिना आती है। जब उसके सीसेट वाले दिन उसका लंच बॉक्स गिर जाता है, उस दिन सबके पेरेंट्स आए हुए होते हैं और उस दिन भी तकद्योंग का भाई उससे मिलने आता है। जिस दिन बीच पर तकद्योंग अकेली बैठी हुई होती है, उस दिन उसकी आंटी उससे मिलने आती है। तकद्योंग को रियलाइज़ होता है कि चाहे जितना भी बुरे दिन हो, लास्ट में लोग उसे पुकारते हैं। तकद्योंग खुद से कहती है कि मेरा अच्छा लक और मेरा बुरा लक, मेरा गुड लक, मेरा बैड लक साथ में आता है, दोनों का एक ही चेहरा है और आज तक मुझे इन दोनों में फ़र्क करना समझ नहीं आया है। और फिर वो स्माइल कर कर म्योलमंग को हग करती है। इसके साथ एपिसोड 7 ख़त्म हो जाता है। आई नो ये वीडियो परफेक्ट नहीं हो सकता है, मेरे ट्रांसलेशन परफेक्ट नहीं हो सकते हैं, लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आया या वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू।